बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ चुका है। तकरीबन 4-5 दिन बाद इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना दाखिल हो जाएगा। चूँकि रमज़ानुल मुबारक में आम तौर पर लोग ज़कात वग़ैरह निकालते हैं, तो इसी सिलसिले में 2-4 बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ ज़कात के मसाइल और अहकाम के हवाले से। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को याद रखें कि ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है। याद रखें, ज़कात का लुग़वी माना है पाक कर देना या अपने माल को बढ़ा देना, इसको ज़कात कहते हैं। किसी भी चीज़ को पाक कर देने को, किसी भी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी पैदा करने को ज़कात कहते हैं। और इस्तिलाह के अंदर ये एक माली इबादत है। माली इबादत किस तरीके से है कि साल बाद जो है अपने माल का 40वां हिस्सा यानी कि 2.5% जो है ज़कात अदा की जाती है। ये मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। शरीयत की इस्तिलाह में इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात याद रखें कि इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। जिस तरह हज है, नमाज है, रोज़ा है, जिहाद है, ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। इसी तरीके से ज़कात जो है ये भी इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इस्लाम का बेस है। और ये साहिब निसाब के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया हुआ है। अब ज़कात साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है। ज़कात का सबसे पहले तो निसाब क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। याद रखें कि ज़कात का निसाब जो है 52.5 तोला चांदी या उसके बक़दर मालियत अगर आपके पास है, पैसा है, करेंसी है, ज़ेवरात हैं, तो उनकी रकम जो है 52.5 तोला चांदी को पहुंचती है, या खालिस चांदी है और वो 52.5 तोला मिक़दार को पहुंच चुकी है, तो उसके ऊपर ज़कात है। अगर आपके पास खालिस सोना है और कुछ भी नहीं है, तो फिर उस सूरत में खालिस सोने की ज़कात तो 7.5 तोला है। लेकिन आपके पास मिक्स माल है, या सिर्फ चांदी है, या आपके पास मिक्स माल है, या चांदी नहीं है लेकिन आपके पास कारोबारी माल है, तिजारत का माल है, तो उसका जो निसाब है और उसका जो मिक़दार है वो 52.5 तोला चांदी को अगर पहुंच रही है, उसकी मालियत को अगर पहुंच रही है, तो आपके ऊपर ज़कात है। और फिर एक और बात इसके साथ याद रखें कि वो मालियत जो है पूरा साल आपके पास रहे। यानी आपके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बक़दर माल है और उसके ऊपर साल गुज़र गया है, तो साल के बाद जो है 2.5% जो है ज़कात उसके ऊपर आपको देनी पड़ेगी। ये शरीयत की तरफ से आपके लिए हुक्म है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है, कुरान का हुक्म है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। ये तो हो गया जी ज़कात का निसाब। अब दूसरा सवाल इस हवाले से ये है कि बाज़ हज़रात इस बारे में भी ये पूछते हैं कि हज़रत आपने जो ये तारीफ़ की है कि 1 साल गुज़रना ज़रूरी है, तो क्या हर रुपए के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर साल गुज़रना ज़रूरी है? तो इस हवाले से भी याद रखें कि अगर आप साहिब निसाब हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर यकम रमज़ानुल मुबारक को आप साहिब निसाब, आपके पास इतने पैसे आ गए हैं कि जिनकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुंच रही है, तो आप ठीक उसके 1 साल बाद दोबारा जब यकम रमज़ानुल मुबारक आएगा तो आप जो है ज़कात देने वाले होंगे। 2.5% आपको निकालना होगा। अब इस साल के दौरान आपके पास जितना माल आएगा उसके ऊपर दोबारा साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, दोबारा साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तारीख़ जो है वो वही पहले वाली होगी, यकम रमज़ानुल मुबारक वाली, कि जिस तारीख़ को आपके पास 52.5 तोला चांदी के मिक़दार के मुताबिक आपके पास पैसे जमा हो गए हैं, उसी तारीख़ को जो है ना जी नोट किया जाएगा और उसी तारीख़ को की तायीन की जाएगी। अगले साल रमज़ान, मिसाल के तौर पर इस रमज़ानुल मुबारक में मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो मैं साहिब निसाब हूँ, और अगला रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आएगा तो मेरे पास 6 लाख रुपए हैं। और ये बात यकीनी है कि ये जो 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ है ये बाद में हुआ है। तो अब ये नहीं होगा कि भाई ये इस 1 लाख रुपए के ऊपर अलग से 1 साल गुजारना है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप साहिब निसाब यकम रमज़ान से हो गए हैं। यकम रमज़ान से लेकर अगले यकम रमज़ान तक जो है आपके पास जितने पैसे आएंगे, चाहे 1 रुपया आए, चाहे 1 लाख रुपया आए, चाहे 1 करोड़ रुपया आए,
वो पूरे साल का शुमार होगा और पूरे साल का हिसाब किया जाएगा। उस 1 करोड़ रुपए का 2.5% जो है ज़कात देना पड़ेगा, या उस 1 लाख रुपए का 2.5% जो है ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है साल के दौरान में जो आपके पास पैसा आया है आप उसकी तारीख नोट कर लें और उस पर भी 1 साल गुजार कर फिर उसकी ज़कात दें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आप जब से साहिब निसाब हुए हैं, साहिब निसाब होने के बाद 1 साल के अंदर आपके पास जितना माल आया है 5 लाख रुपए के ऊपर, उस सब का जो है हिसाब लगाना पड़ेगा और हिसाब लगाकर जो है साल पूरा होने पर जो है उसकी 2.5% जो है ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो ये मसला है, हर पैसे के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अब तीसरा सवाल ये है कि अम्वाल ज़कात कौन कौन से हैं। याद रखिए, अम्वाल ज़कात ये है, आपके पास नक़द पैसे मौजूद हैं, आपके पास सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, और इसी तरीके से आपके पास ज़ेवरात मौजूद हैं, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो तिजारत में हो या ना हो। क्योंकि बाज़ हज़रात इस हवाले से ये बात भी करते हैं कि यार ज़ेवर तो हमारे पास मौजूद है लेकिन उससे हम कारोबार नहीं करते हैं। कहीं शादी ब्याह पर जाना होता है, कहीं फंक्शन पर जाना होता है तो फिर हम उसको पहनते हैं, अदरवाइज़ जो है वो हमारे पास रखे होते हैं, वो तिजारत के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इस हवाले से भी याद रखें, शरीयत का ये फ़ैसला है, हुक्म ये है कि वो ज़ेवर जो आपके पास मौजूद है लेकिन वो आप तिजारत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कारोबार में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसके बावजूद उस ज़ेवर की ज़कात आपको देनी पड़ेगी। चाहे वो चांदी की सूरत में है, चाहे वो सोने की सूरत में है, उस पर ज़ाहिर बात है ज़कात आएगी और उस पर 2.5% ज़कात देनी पड़ेगी। चाहे उसको आप अपने कारोबार में इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आपके पास वो पड़ा हुआ है और 52.5 तोला चांदी की मालियत को वो पहुँच रही है तो उस पर जो है ना जी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। शरीयत का यही हुक्म है। अब चौथा सवाल ये है कि ज़कात के हवाले से जो सामान्य तिजारत है, ज़ाहिर बात है एक आदमी कारोबारी आदमी है या ताजिर आदमी है तो वो तिजारत करता है, कारोबार करता है, साल बाद उसने ज़कात निकालनी है, तो उसके ज़कात निकालने का तरीक़ाकार क्या है। ज़ाहिर बात है कि उसके पास जो सामान पड़ा हुआ है या उसके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, या एक दुकानदार आदमी, चलो दुकानदार आदमी, उसकी दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ है, क्या वो ज़कात उस दुकान के माल पर भी निकालेगा या उसके पास जो उस माल के पैसे आए हुए हैं चीज़ को बेचने के बाद उसी की ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो इस हवाले से एक बात याद रखें कि दुकानदार आदमी या ताजिर आदमी जो उसके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बेचने की गरज से, उसकी भी ज़कात निकालनी पड़ेगी, उसको भी देखना पड़ेगा, उसकी कीमत का तयन करना पड़ेगा, कीमत का तयन करके फिर उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इस हवाले से एक और बात ज़हन में रखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिटेल प्राइस पर लेते हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम होल सेल प्राइस पर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब जो चीज़ें हमने रिटेल प्राइस पर ली हुई हैं, मार्केट से उठाई हुई हैं, उनकी ज़कात रिटेल प्राइस के हिसाब से होगी, और जो चीज़ें हमने होलसेल प्राइस पर ली हुई हैं उनकी ज़कात होलसेल प्राइस पर के मुताबिक होगी। और इस हवाले से एक और बात जहन में रखें कि जब हम इन चीज़ों की ज़कात निकालेंगे तो हम कीमत ख़रीद के ऊपर नहीं निकालेंगे। मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैंने 1 लाख रुपए की ली हुई है, आगे मैंने उसको बेचना है 1,10,000 पर, तो उसकी ज़कात 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगी बल्कि उसकी कीमत फ़रोख्त के ऊपर ज़कात होगी कि मैंने इसको 1,10,000 पर बेचना है तो इसकी ज़कात 1,10,000 के हिसाब से होगी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक शैम्पू की बोतल है, परचून की दुकान है, शैम्पू की बोतल उसमें पड़ी हुई है जिसकी कीमत जो है जब उसने ली थी उसकी कीमत जो है 340 रुपये थी, फॉर एग्जांपल 340 रुपये थी। अब उसने बेचना है 10 रुपये ऊपर अपना मुनाफा करके 350 रुपये की बेचना है, 330 के लिए तो 340 की बेचनी है, 340 के लिए तो 350 की बेचनी है। तो अब जो उसकी ज़कात का जो हिसाब लगाया जाएगा वो उसकी कीमत फ़रोख्त पर लगाया जाएगा, कीमत ख़रीद पर नहीं लगाया जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखना है। इसके अलावा वो चीज़ जो आपने रिटेल प्राइस पर ली है तो उसका हिसाब रिटेल प्राइस के हिसाब से लगाया जाएगा, और जो चीज़ आपने होलसेल के हिसाब से ली है उसका हिसाब जो है होलसेल के हिसाब से उसका हिसाब ज़कात के लिए लगाया जाएगा और उसमें से 2.5% जो है निकाला जाएगा और उसकी ज़कात अदा की जाएगी। यह है माल तिजारत की ज़कात अदा करने का तरीक़ाकार शरीयत की तरफ से जो हमें हुक्म है। 5वां सवाल यह है कि माल तिजारत में क्या क्या चीज़ दाखिल है। माल तिजारत में क्या क्या चीज़ दाखिल है ज़कात निकालने के लिए। याद रखें कि माल तिजारत में हर वो चीज़ दाखिल है जिसको आप बेचने की गरज से ख़रीदते हैं, जिसको आपने बेचना होता है, वो सारी चीज़ें माल तिजारत के अंदर दाखिल है। जो चीज़ आप बेचने के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं, वो माल तिजारत में दाखिल नहीं है। और जब जो चीज़ माल तिजारत में दाखिल होगी उसकी ज़कात निकालनी फ़र्ज़ है। ज़कात निकालना फ़र्ज़ है
चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्लाट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो। अगर आपने उनको बेचना है, बेचने के लिए ख़रीदी है, उससे मुनाफा हासिल करने के लिए ख़रीदा है, तो फिर जाहिर बात है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। शरीयत ने ज़कात फ़र्ज़ ही उन लोगों पर की है जो कारोबार करते हैं। जो कारोबार नहीं करते हैं, जो गरीब हैं या जो साहिब निसाब नहीं हैं, वो तो ज़कात लेने वाले होते हैं, उनको तो ज़कात देने का हुक्म नहीं है। जाहिर बात है जब एक आदमी कारोबार के लिए फैक्ट्री लगा रहा है भाई, कारोबार के लिए दुकान जनाब लगा रहा है, कारोबार के लिए जनाब प्लाट ख़रीद रहा है, कारोबार के लिए मकान बनाकर बेच रहा है। मकान तो होता तो रहने के लिए, लेकिन वो कारोबार के लिए कर रहा है। तो ऐसी सूरत में कारोबार के अंदर जितनी भी चीज़ें दाखिल होती हैं उन सब की ज़कात निकालनी ज़रूरी होती है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी प्लाट ले रहा है लेकिन उसकी नीयत कोई नहीं है, उसकी नीयत कोई नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। या उसकी नीयत ये है कि मैंने ये जनाब प्लाट ख़रीदा है, प्लाट ख़रीद कर इसको बेचूंगा और इससे मुनाफा हासिल करूंगा और आगे नया प्लाट ले लूँगा, तो ऐसी सूरत में वही प्लाट जो है कारोबार के लिए बन जाता है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। या बाज़ मरतबा इंसान ये नीयत करता है कि यार ये मैं प्लाट ख़रीद रहा हूँ, प्लाट ख़रीद कर मैं इस पर अपना घर बनाऊँगा, है भाई। या एक वक्त आएगा कि मैं इसको बेच कर दूसरी जगह पर अपना घर ले लूँगा, घर के लिए प्लाट ख़रीदा हुआ है, ठीक है कि नहीं। या उसकी कोई नीयत ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है, क्योंकि वो प्लाट उसने कारोबार के गरज से नहीं ख़रीदा हुआ, या उस प्लाट को ख़रीदते वक्त उसकी कोई नीयत नहीं थी। उसने जस्ट इसलिए प्लाट ख़रीदा था कि यार मैं ये प्लाट ख़रीद रहा हूँ कि कभी ना कभी मुझे घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, या किसी और जगह पर घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेच कर इसके पैसे अपने घर के ऊपर लगाकर वहाँ अपने लिए घर बनाऊंगा। तो इस गरज से अगर ख़रीद रहा है या उसकी कोई नीयत नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस प्लाट के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है, उस प्लाट पर ज़कात नहीं देगा। हाँ, ऐसा प्लाट हो एक आदमी है जो करता ही काम ये है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो जाहिर बात है उसके हाथ में जितने भी प्लाट होंगे और उनकी जितनी भी मालियत होगी, कीमत ख़रीद नहीं, कीमत फ़रोख्त, जब वो बेच रहा है, जाहिर बात है उसने प्लाट ख़रीदा है 1 लाख रुपए का, बेचना है 1,20,000 का, तो बेचते वक्त जो कीमत उसकी होगी बाज़ार के अंदर, मार्केट वैल्यू जो होगी, उसी के ऊपर जो है ना जी उसकी ज़कात की अदायगी की जाएगी। ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ होगी, 2.5% वो देगा। अगर वो नहीं बेच रहा, अपने रिहाइश के लिए ख़रीदा है, तो फिर जाहिर बात है वो उसकी ज़ाती चीज़ है, रिहाइश के लिए, इस्तेमाल के लिए, कारोबार के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 7वां मसला ज़कात के हवाले से, कारखाने के अंदर जो चीज़ें तैयार होती हैं उन पर ज़कात कैसे दी जाए। बाज़ लोग फैक्ट्री ओनर्स हैं, कारोबार करते हैं, मटेरियल बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है भाई, तो उनकी ज़कात का क्या हुक्म है। याद रखें, कारखाने के अंदर 2 किस्म के माल होते हैं। एक वो माल होता है जो बिल्कुल तैयार हुआ होता है, मार्केट में नहीं गया होता है, लेकिन कारखाने में पड़ा होता है, तैयार हुआ होता है। एक वो माल होता है जो तैयारी के मराहिल में होता है, यानी ख़ाम माल होता है, उसकी भी पॉलिशिंग होनी होती है, ऐसा माल होता है। ख़ाम माल अभी तैयार नहीं हुआ होता। याद रखें, दोनों मालों की ज़कात देनी पड़ेगी, दोनों मालों का हिसाब लगाना पड़ेगा, उनकी कीमत का हिसाब लगाना पड़ेगा, और उनकी कीमत का हिसाब लगाकर 2.5% उसमें से ज़कात। ये नहीं कह सकते कि आप ये माल अभी बेचा नहीं है, या ये माल अभी तैयारी के मराहिल में है, या ये माल अभी मार्केट में नहीं गया है तो इसकी ज़कात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। वो माल चूँकि कारोबार के लिए है, आप उससे कारोबार कर रहे हैं, आप उससे मुनाफा हासिल कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो और जब आप उसके कारोबार कर रहे हैं और उससे मुनाफा हासिल कर रहे हैं, तो फिर ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप उस माल की कीमत लगाएं, आप उस माल का हिसाब लगाएं, चाहे वो ख़ाम माल है चाहे वो तैयार माल है। उस माल की ख़ाम माल की भी कीमत लगाएं, तैयार माल की भी कीमत लगाएं, कीमत लगाकर उसका हिसाब करके जो है फिर उसकी 2.5% उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ जहन में रखें कि बाद मरतबा जहन में ये ख्याल आता है कि यार हम माल की तो ज़कात निकाल रहे हैं, जो मशीनरी लगी हुई है इसका क्या करें, या ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं इसका क्या करें, तो ये भी तो कारोबार के लिए, तो ये है तो कारोबार के लिए, लेकिन इस पर ज़कात नहीं है। आपकी मशीनरी जो है उस पर ज़कात नहीं है, आपकी मशीनरी जो है, क्योंकि आप मशीनरी नहीं बेच रहे, मशीनरी के अंदर से निकलने वाला माल बेच रहे हैं। आप जिस बिल्डिंग के अंदर कारोबार कर रहे हैं उस बिल्डिंग के पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग आप नहीं बेच रहे हैं। उस बिल्डिंग से के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं और उन मशीनों से जो माल निकल रहा है उस माल को आप बेच रहे हैं, हिसाब तो वही हो जाता है फिर। तो उस माल के ऊपर ज़कात होगी, उस मशीनरी के ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। अगर आदमी दुकानदार है तो दुकान की भी ज़कात नहीं होगी। हाँ, एक आदमी है उसका घर है,
घर तो फ़रोख्त नहीं कर रहा, लेकिन घर से उसको जनाब माहाना किराया आ रहा है, तो उस घर की कीमत पर ज़कात तो नहीं होगी, लेकिन उस घर के मकान का जो किराया आ रहा है, अगर वो किराया जो है 52.5 तोला चांदी को पहुंच रहा है और उस पर जनाब साल गुजर रहा है, तो उस किराए के ऊपर जो है वो ज़कात होगी। इसी तरीके से उस फैक्ट्री के ऊपर ज़कात नहीं होगी, उस फैक्ट्री से जो बरामद हो रहा है माल उस पर ज़कात होगी। उस मशीनरी के ऊपर ज़कात नहीं होगी, उस मशीनरी से जो चीज़ हमें मिल रही है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो ख़ाम माल हो चाहे वो तैयार शुदा माल हो, उसके ऊपर ज़कात होगी। ये मसला खूब ज़हनशीन फरमाएं। 7वां सवाल इस हवाले से, ज़कात के हवाले से, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कर्ज़ है, हम कैसे ज़कात दें, या बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि भाई हमने किसी शख्स को कर्ज़ दिया हुआ है, तो उस कर्ज़ को ज़कात में शामिल करें या न करें, उसका ज़कात कैसे दें। तो इस मसले को भी ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पर मैंने एक आदमी को कर्ज़ दिया हुआ है, अब मैंने जनाब ज़कात अदा करनी है, तो मैं क्या करूं? आया जो मैंने कर्ज़ दिया हुआ है वो मेरे माल में शामिल है या नहीं है, या उस कर्ज़ को जो है वो मैं अपने माल में शामिल करके उसका भी हिसाब लगाऊं ज़कात के अंदर, या उस माल को निकाल दूं और जो मेरे पास माल है उसी का ज़कात दूं। इस हवाले से मैं क्या करूं? तो इस मसले को भी ज़हन में रखें। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप उस माल को शामिल करें, क्योंकि आपका माल है, उसने कभी ना कभी तो आपको देना है। आप उस माल को शामिल करें, शामिल करके उस माल को शामिल करने के बाद 2.5% ज़कात उस माल की भी उसमें शामिल करके टोटल माल का 2.5% ज़कात निकाल कर अदा करें। ये भी हो सकता है। दूसरा इसका तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप उस माल को शामिल ना करें, आपके पास जो माल अवेलेबल है उस माल की आप ज़कात दें। जैसे ही वो माल जो आपने कर्ज़ दिया हुआ है वो आपको मिल जाता है, तो उस सूरत में जितने साल का वक्फ़ा उस माल पर आ चुका है, उस माल को उस साल पर हिसाब करके उस माल का भी 2.5% ज़कात अदा करें। मिसाल के तौर पर एक आदमी को मैंने कर्ज़ दिया हुआ है, वो कर्ज़ मुझे वापस नहीं दे रहा, 5 लाख रुपए मैंने एक आदमी को कर्ज़ दिया हुआ है, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि हर साल उसी कर्ज़ के को भी हिसाब करूँ, ज़कात के अंदर उसको ज़कात के साथ निकालता जाऊँ, ये भी कर सकता हूँ। और ये भी कर सकता हूँ कि मैं उस माल को शामिल ना करूँ जो दूसरे को मैंने दिया हुआ है, 5 साल बाद जब वो मुझे देगा तो 5 साल का हिसाब करके उस माल के ऊपर ज़कात अदा करूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। ये उस सूरत में है जब मैंने कर्ज़ दिया हो। दूसरी सूरत ये है कि मैंने कर्ज़ लिया हुआ है, तो अब मैं ज़कात किस तरह दूँ? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर मैंने कर्ज़ लिया हुआ है तो उस कर्ज़ को मैं माइनस करूँ, और माइनस करने के बाद जो मेरे पास माल बचता है मैं उसकी ज़कात, मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 लाख रुपए मौजूद हैं, मैं साहिब निसाब हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए मौजूद हैं, लेकिन 2.5 लाख रुपए मैंने किसी से लिए हुए हैं, मैं खुद मकरूज़ हूँ, 2.5 लाख रुपए मैंने किसी से लिए हुए हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैं इस 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए सबसे पहले अलग करूँगा, क्योंकि वो किसी का माल है, मेरा तो है नहीं। मैं उस 2.5 लाख रुपए को अलग करूंगा। अलग करने के बाद मेरे पास जो 2.5 लाख रुपए बच जाते हैं, मैं उस 2.5 लाख रुपए में से 2.5% जो है ज़कात अदा करूंगा। ये दूसरी सूरत है कि अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज़ है, तो 2 सूरतें हो गई कर्ज़ की, वाजिबुल वजूब कर्ज़ की। या तो मैंने कर्ज़ दिया हुआ है तो उसका ज़कात किस तरह अदा करूं, वो भी मैंने बता दिया है, या मैंने कर्ज़ लिया हुआ है तो उसकी ज़कात किस तरह अदा करूं, वो भी मैंने बता दिया है। दोनों सूरतें आपके सामने आ गई हैं। इंशाअल्लाह ज़कात के हवाले से मज़ीद बातें जो है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ आपको बताएंगे। तो अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपनी ज़कात को हिसाब के साथ निकालने के अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।